बहुत शरीफ सा बच्चा जो टाइम के साथ हमेशा एक जैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, और एक जो मौका देखते ही बदल जाता है, अपनी मर्जी से बदलता रहता है टाइम के साथ साथ। सारी दुनिया एक ही बात कह देगी कि ये वाला अच्छा बच्चा है और ये वाला शैतान बच्चा है। दुनिया में इसकी पूछ बहुत ज़्यादा होगी और इसकी पूछ जो है बहुत कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हुआ नहीं। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो का सकाय, वेलकम टू परिवर्तन। परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। आज डे 23 में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 7 क्लास 12 फिजिक्स से ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये जो हमने आपके सामने जो डायग्राम्स बनाए हैं वो बेसिकली दो टाइप के करंट के ही हैं। यहां जो आप ये देख रहे हैं वो एक डीसी करंट है, वाई एक्सिस पर मेरे पास करंट है और एक्स एक्सिस पर है टाइम। ये करंट आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, नो चेंज एट ऑल। बट यदि इस करंट की बात करता हूं, वाई एक्सिस पर जहां मेरे पास आई है मींस करंट का मैग्नीट्यूड है और एक्स एक्सिस पर टाइम, तो यू कैन सी कि टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है दादा, और नॉट इवन वैल्यू चेंज हो रही है, इनफैक्ट डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और इसी करंट को आप बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो AC is one whose magnitude and direction changes continuously with time. DC is one whose magnitude and the direction remains constant with time. AC बहुत ज्यादा हमारे सामने हमारे चारों तरफ दिखाई देता है। सिंपल सा कारण है क्योंकि पावर लॉस कम होते हैं, एनर्जी लॉस कम होते हैं। इसको जनरेट करना भी इकोनॉमिकल है, लेकिन यहां पर पावर लॉस भी ज्यादा है, एनर्जी लॉस भी ज्यादा है और जनरेशन भी एक्सपेंसिव है। और सबसे बड़ा डिफरेंस एसी और डीसी के बीच में है कि डीसी की वोल्टेज लेवल बदली नहीं जा सकती। 50 वोल्ट का डीसी विल रिमेन 50 वोल्ट का डीसी, बट यहां पर आप इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हो। 50 वोल्ट को 5000 भी बना सकते हो और 5000 को फिर 5 भी बना सकते हो। इस कारण हम ट्रांसमिशन में एसी को यूज करते हैं। चैप्टर धीरे धीरे जाने दो, बातें और अच्छे से खुल के आपके सामने आएंगी। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, एसी का प्लॉट रेडी है। चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं और क्लास की पहली हेडिंग लगाते हैं, एसी जनरेट कैसे होता है और इसकी इक्वेशंस क्या होंगी। बच्चों, जो प्रोडक्शन ऑफ एसी है ये कोई नई चीज नहीं है। यदि आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो फॉर श्योर डे 22 के लास्ट हाफ में आपने एसी जनरेटर देखा था, जहां आपने देखा कि एसी को जनरेट कैसे किया जाता है। ये कुछ पुरानी ही बातें हैं जो चैप्टर 6 से रिलेटेड हैं कि यदि मैग्नेट पोल पीसेस के बीच में एक कॉइल को आप रोटेट करा देते हो, यानी कि फ्लक्स चेंज करा देते हो, तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। कितना? इतना, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो। लेटर ऑन एन बी ओमेगा को आपने ई नॉट लिख दिया था, तो ये आपकी ईएमएफ की इक्वेशन बन गई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने है वो और कुछ नहीं, केवल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक इक्वेशन है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वेरी करती है। जब वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगी तो इससे आने वाला करंट भी वेरी करेगा, और यही है एसी की सोर्स। तो आपको यदि ये इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी हो तो आपको दिखाई दे रहा है साइनोसोडियल वेरिएशन है, तो साइन वेव आप बना दीजिए। वाई एक्सिस पर आप दिखा दीजिए ईएमएफ। ये जो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू आपकी आ रही है वो बेसिकली ई नोट है। दिस इज योर ई नोट। और जो वेरिएशन है एक्स एक्सिस पर आपको वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में दिखाना है, एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन इज ओमेगा टी। अब होपफुली ये इक्वेशन आपको इस ग्राफ से सेटिस्फाई हो रही होगी। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि ओम्स लॉ से हमें पता है कि I इज इक्वल टू होता है E अपॉन R। तो यदि मेरे को करंट निकालना होगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ई नोट साइन ओमेगा टी को R से डिवाइड कर देना है। और ये ई नोट बाई आर को इफ आई रिप्लेस बाई आई नोट, तो आई की भी बिल्कुल एक ऐसी ही इक्वेशन तैयार हो गई जैसी ईएमएफ की बनी हुई है ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी ग्राफिकली डिनोट करते टाइम मैं इसी साइन कर्व का सहारा लेता हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन में दिखाई देता है। अगेन एक्स एक्सिस पर मेरे पास ओमेगा टी है और सिंपली मैं टी भी लिख दूं को तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर पीक जो है मेरी वो आई नोट है, पीक जो है मेरी आई नोट है। आई रिपीट, मैं यहां पर सिर्फ टाइम भी डाल सकता हूं, सिर्फ टाइम भी डाल सकता हूं। ओमेगा फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, बस साइन की आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी है तो मैंने यहां पर ओमेगा टी लिखा है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा डिटेल से जानते हैं, इसमें कौन सी चीज क्या है। दरअसल ये ई नोट या आई नोट की बात करें तो वो तो आपको ग्राफ से समझ में आ गया, पीक वैल्यू है।
पीक वैल्यू का मतलब होगा कि मैक्सिमम कितनी जाएगी वैल्यू। मान के चलो मैंने बोला किसी का ई नोट 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वेरिएशन है वो 0 से 5 के बीच में घूमेगा। 0 से 5, 5 से 0, फिर 0 से -5, -5 से 0। उसका वेरिएशन जो है 0 से 5 में रहेगा और मैक्सिमम कितना जाना है उसका, 5 तक वैल्यू जानी है। बात समझ में आ गई होगी। फिर ये ई क्या है, ये ई है किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर आई वैल्यू। किसी भी पर्टिकुलर पूरी जर्नी में किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर यदि मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मेरे पास ये टाइम की वैल्यू डालने से पूरी ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। और आई कैन से इस टी टाइम पर मैं करंट की वैल्यू चाहता हूं तो वो टी टाइम मुझे यहां पर डालना है और मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ or I can say instantaneous current. I hope this is clear. Now talking about this omega. Omega is nothing, it is 2 pi by t. सबको पता होना चाहिए। और I can write it 2 pi f, जहां पर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। टाइम पीरियड क्या, एक साइकिल के कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, और फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ये बड़ी छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो क्लास 11th में, क्लास 9th में भी इनफैक्ट आपको सिखाए गए होंगे। फिलहाल मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख दूं, उतने से भी आपका काम चल जाएगा। तो ई नोट क्या हुआ दादा, पीक वैल्यू। ई क्या हुई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओमेगा क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एफ। एफ यहां पर क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। टी क्या है, टाइम पीरियड टू टेक कंप्लीट साइकिल। छोटा टी क्या है, छोटा टी वो इंस्टेंटेनियस टाइम है जिस पर ई की या आई की वैल्यू निकाली जा रही है, देखी जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि ईएमएफ या करंट टाइम के साथ डिपेंड करता है। बेसिक्स हो गए हैं इसी के यहां पर समाप्त। अब कुछ वैल्यूज की तरफ स्विच करते हैं, आओ। तो माय डियर, ये इक्वेशंस के साथ हमने सीखा है रिप्रेजेंट करना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट को। यदि मैं चेक करना चाहूं कि ये तो किसी छोटे से टाइम टी पर है, लेकिन यदि पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड में जितने में वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है, मान के चलो कैपिटल टी जो हमने अभी बात करी, उसमें इसका एवरेज कितना आएगा, मतलब ये टोटल कितने के बराबर बैठेगा। तो कैसे चेक करूं, जैसे मान लो मैं करंट की ही एवरेज वैल्यू चाहता हूं तो आई विल राइट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एवरेज कितना होगा। तो आप देखिए करंट के काम क्या होते हैं। करंट का मेन काम आप समझो तो काम है चार्ज भेजना, चार्ज डिलीवर करना। आपने आई का फॉर्मूला भी ऐसे ही सीखा है, डी क्यू बाई डी टी, और आई कैन से क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज डिलीवर करना ही, चार्ज सेंड करना ही करंट है, राइट। अब यदि मैं चाहता हूं कि एसी की एवरेज वैल्यू निकले तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि एसी एक कंप्लीट साइकिल में चार्ज भेजता कितना है, ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा। अभी क्या है कि वैसे तो आई ये वेरी करने वाला है, बट मैं मान लेता हूं कि लेट्स से आई रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt। एक छोटे से टाइम dt के लिए मेरा आई कांस्टेंट रह गया है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब dq कितना बन जाएगा, आई dt। यहां से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, dq बन जाएगा आई dt। गाइज dq तो है ही है, आई की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और dt इसके साथ आया। बच्चे को पता है यहां से टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मेरी लिमिट डलेगी, 0 से शुरू हुआ और t टाइम पर खत्म किया खेल। dq का इंटीग्रेशन q आएगा, आई नोट यहां से बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में 2 मैंने बाहर फेंक दिया, अपॉन में ओमेगा मैंने बाहर फेंक दिया, और इसमें लिमिट्स भी लगा देता हूं मैं 0 से t। लिमिट्स अप्लाई करने का वक्त आ गया बच्चों। आई ये माइनस भी बाहर ले लिया तो बनेगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहां पर देखिए कॉस ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई अपॉन टी। छोटे टी की जगह कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्योंकि करने वाला हूं मैं यहां पर, तो ये हो जाएगा ये। आई होप ये फ्रेम में विजिबल है आप सभी को, यस ऑफ कोर्स विजिबल होगा। तो अब देखिएगा जरा यहां पर कि ये टी से टी कट जाता है और ये बन जाता है 0। तो इवेंचुअली आप किस स्टेज पर खड़े हो, आप इस स्टेज पर खड़े हो कि यहां आपके पास आया cos 2 पाई दैट इज +1, और यहां आया cos 0 दैट इज +1। 1 minus 1 what is left my dear friends, 0। the charge sent in the whole cycle is 0, means the average value should be 0। कमाल हो गया भाई, कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज डिलीवर किया एसी करंट ने, 0।
आप यूं भी कह सकते हैं कि आधी साइकिल में जितना दिया बची हुई आधी साइकिल में उतना ही ले लिया। तो ससुरा फिर ये किस काम आया? ये तो वहीं आकर खड़े हो गए, शैतान बच्चा तो हमारे किसी काम का नहीं है। आप बोलते हो चलो पूरी साइकिल में तो इसने सत्यानाश करा ही है, आधी साइकिल का निकाल के देख लेते हैं कि आधी साइकिल में कितना देता है या फिर कितना लेता है, उसी को एवरेज वैल्यू बोल लेंगे। तो यदि ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ हो तो पहले तो इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है वो लो, 1 2 3। अब मैं क्या करता हूं, एवरेज वैल्यू निकालता हूं ओवर कंप्लीट साइकिल, नहीं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में प्रोसेस सारा यही है माय डियर, बस जीरो की जगह, जीरो से टी की जगह 0 से t/2 के लिमिट्स आ जाएंगी। यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, t/2 रहेगा, यहां पर t/2 हो जाएगा। ये t/2 होते ही हैव अ लुक, ये 2 से 2 उड़ेगा और ये मेरे पास अब कितना बचेगा, cos पाई बचेगा। ये बचेगा मेरे पास cos पाई। अब यहां से थोड़ा चेंज है, देखो एक ही डेरिवेशन से 2 डेरिवेशन तैयार हो रहे हैं आपके, बिल्कुल बिंदास है ना। यहां पर q इज इक्वल टू बनता है -I0/ω और cos पाई बच्चों होता है -1 माइनस ये आया था cos 0 दैट इज +1, -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास ये बचा 2I0/ω। हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। ये आया है बच्चों चार्ज, ये आया है बच्चों चार्ज। मेरे को निकालनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए Q डिवाइड बाई T हाफ। T हाफ क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल की बात हो रही है। T हाफ क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल की बात हो रही है। Q की वैल्यू डाल देता हूं, 2I0/ω। ओमेगा इज नथिंग बट 2π/T। और यहां क्या चल रहा है, t/2 चल रहा है। देखिए t से t मर गया, 2 से 2 मर गया। I एवरेज आपके पास आ गया माय डियर बच्चाज 2/πI0। हैव अ लुक, I एवरेज इज 2/πI0। इस तरह से आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं AC की हाफ साइकिल में। किस तरह से? I0 को 2/π से मल्टीप्लाई कर दो। 2 सबको पता है, पाई की वैल्यू डालोगे 3.14, तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू होती है 0.637 I0। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। मान के चलो मेरे पास कोई ऐसा करंट है जिसका पीक जाता है 10 एम्पियर तक। मेरे पास कोई ऐसा करंट है जिसका पीक जाता है 10 एम्पियर तक, तो उसका एवरेज कितना रहेगा हाफ साइकिल पे? हाफ साइकिल पे उसका एवरेज रहेगा 6.37 इंटू 10, 6.37 इंटू I0, तो उसका एवरेज रहेगा 6.37। आय हाय हाय, 10 वोल्ट जिसका पीक है आधी साइकिल पे, उसका एवरेज है 6.37। और पूरी साइकिल पर कितना है? कंप्लीट साइकिल पर दादा, कंप्लीट साइकिल पर 6.37 और 6.37 12.66 नहीं, घंटा, 0। कंप्लीट साइकिल पर इसका एवरेज है 0। आधी साइकिल पे ये प्लस, आधी साइकिल पे ये माइनस, नेट में 0। बोले सर जब चलो हाफ साइकिल का भी निकाल लिया हमने आपके कहने से, लेकिन ओवरऑल कहानी तो अभी भी वहीं पर फंसी हुई है कि टोटल चार्ज का काम तो इसने कितना किया? 0। तो फिर ये डीसी जैसा ताकतवर और डीसी जैसा मजबूत कैसे हो गया, या डीसी की रिप्लेसमेंट कैसे बनेगा? तो दरअसल बच्चों हम लोग जो इसको डीसी से कंपेयर अभी कर रहे हैं, वो कंपेयर करने का तरीका हमने गलत चुना है, इसलिए हमें इसकी औकात 0 नजर आ रही है। हमने एक ऐसी चीज पकड़ ली है जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। क्या पकड़ा? चार्ज पकड़ा हमने। हम चार्ज के हिसाब से करंट को चेक करने चले गए। यदि चार्ज के हिसाब से करंट को चेक करने जाएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि चार्ज तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यदि मुझे एक्चुअली में एसी की औकात पता करनी है तो मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर एनर्जी। एनर्जी का इस बात से लेना देना नहीं होगा कि पॉजिटिव साइकिल में कितनी आई और नेगेटिव साइकिल में कितनी आई। एनर्जी प्लस एनर्जी, टोटल तो एनर्जी आनी है। तो मैं क्यों ना एसी की असली औकात निकालने के लिए, असली पहचान पता करने के लिए एनर्जी का सहारा लूं। यानी यदि इसको डीसी की रिप्लेसमेंट में मान रहा हूं और डीसी से कंपेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे चार्ज नहीं, मुझे एनर्जी चाहिए। तो मैं लेता हूं हीट कितनी डिसिपेट करता है एसी करंट कंप्लीट साइकिल में। चार्ज तो कितना आया? 0। क्यों आया 0? पॉजिटिव पर दिया, नेगेटिव पर लिया। एनर्जी तो दोनों केस में दी ही जाएगी, ठीक है। तो अब आप एनर्जी की बिहाफ पर वैल्यू निकालेंगे डीसी की कंप्लीट साइकिल में, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। लेट्स मूव। तो एवरेज तो आ गया 0, क्योंकि टेक्निक गलत थी हमारी। टेक्निक क्या थी? टेक्निक थी चार्ज जो डायरेक्शन पर डिपेंड करा। अब ढूंढ रहे हैं ऐसा रास्ता जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करे, तो ढूंढा एनर्जी। और इस बार एवरेज वैल्यू नहीं बोलेंगे उसको, उस बार बोलेंगे आरएमएस वैल्यू।
या फिर बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू। इसकी एक डेफिनेशन भी मैं चाहूंगा आप सब लोग लिख लें। RMS वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ AC विच इज इक्विवेलेंट टू DC करंट इन टर्म्स ऑफ डिसिपिएटिंग द हीट। लेट मी राइट हियर, कुछ लोग थोड़े परेशान हो जाएंगे। RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू DC करंट in terms of dissipating heat, in terms of producing heat। चलो डिसिपिएशन से ज्यादा अच्छा वर्ड निकाल लेते हैं। in terms of producing heat, कितनी हीट DC ने प्रोड्यूस करी, इक्वल हीट प्रोड्यूस करता है AC का RMS। सीधे शब्दों में मेरी बात सुनिएगा जरा, जो भी DC की वैल्यू है वो AC के RMS के बराबर होती है। थोड़ा और डिटेल अभी मैं बताता हूँ, पहले RMS निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने इसी डेफिनेशन का सहारा लेना है। आप देखिए DC करंट में हीट का फॉर्मूला ये होता है I²RT। यदि मैं कंप्लीट साइकिल पे बात करूंगा तो मैंने T की जगह पर कैपिटल T ले लेना है। यदि AC सर्किट में मैं चला जाऊं तो यही फॉर्मूला I²RDT हो जाना चाहिए, जहां पर I एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। देखो यहां तो ये कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, लेकिन यहां क्या है, एक I एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट dt टाइम पर ये वैल्यू है इतनी। और यदि मुझे पूरी हीट चाहिए तो फॉर श्योर मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। फॉर श्योर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करके यदि मैं देखूं तो फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, अच्छे से देखो, ऐसा बन जाना चाहिए AC सर्किट्स में, जहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये RMS वैल्यू लिखी हुई है। अब आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर DC सर्किट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर AC सर्किट। DC सर्किट और AC सर्किट में दोनों में इक्वल हीट प्रोड्यूस होगी जब AC का RMS होगा, यानी कि AC का RMS इज इक्वल टू DC का करंट, AC का RMS इज इक्वल टू DC का करंट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। क्या बात समझ में आई, बखूबी समझ में आई। यदि मैं निकालना चाहता हूं तो क्यों ना इसको इसके साथ कंपेयर कर दूं, आसानी से आ जाएगा मेरे पास। ये मैं निकालना चाहता हूं तो मैं इससे कंपेयर कर लेता हूं। आओ जरा कैसे, इसको मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए बोर्ड पर, तो मैं कुछ चीजें रब करने वाला हूं, फिर आप देख लेना क्या करना है। ठीक है, यहां पर डाल देते हैं अपन, ये हमने डाला I²RMS R इंटू T इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I²RDT, और लिमिट्स क्या हैं, 0 से T। कूल। अच्छा, अभी देखो जरा, R से R तो उड़ जाता है दादा, आपके पास बचता है I²RMS छोटा सा लिखना है, इज इक्वल टू 1/T। यहां पर आप I की वैल्यू डालिए विच इज I0 sin ओमेगा T का होल स्क्वायर इंटू D। दादा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जस्ट मैंने I की वैल्यू डाली है इंस्टेंटेनियस की। 1/T, 0 से T, I0 रहेगा बाहर, ये स्क्वायर आ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। आप सब जानते हैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो इसको मैं ब्रेक करने वाला हूं। इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T अपॉन में 2 इंटू dt, और बाहर चल रहा है I0 का स्क्वायर, लिमिट है 0 से T, और ये चल रहा है I²RMS। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी होपफुली। समय है थोड़ी सी और जगह बनाने का, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी सी और जगह बना देते हैं। अब देख लेते हैं क्या होगा आगे। यहां पर अलग अलग ले आओ और I0 स्क्वायर को भी बाहर फेंक दो, क्योंकि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, पीक वैल्यू है। मेरा I²RMS बनता है क्या, I0 का स्क्वायर अपॉन में T। यहां पर ये बनता है 1/2, 2 को भी बाहर फेंको ना साला, 2 ही क्या करेगा, यहां 2 भी बाहर ले लो, 2 भी बाहर आ गया। यहां बचता है मेरे पास 1 dt माइनस cos 2 ओमेगा T dt। लिमिट्स क्या है, 0 से T, लिमिट्स क्या है, 0 से T। इसकी वैल्यू बता दो। यदि नहीं बता पा रहे हो तो सोचो ना यार। cos फंक्शन टाइम डिपेंडेंट, कंप्लीट साइकिल पर इस सारे की वैल्यू 0 आनी है, थोड़ी देर पहले सीख कर आए हो आप। cos की कंप्लीट वैल्यू कंप्लीट साइकिल पर 0 रहेगी। यहां dt का इंटीग्रेशन t बना आपके पास, और यहां चल रहा है I0 स्क्वायर अपॉन 2t, तो t से t भी कट गया, तो यानी कि ये I²RMS हो गया। मेरे को तो I_RMS निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट ले लेता हूं। स्क्वायर रूट ले लूंगा तो देखिए क्या बनेगा, I0 डिवाइड बाई √2। आय हाय 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 हाय, ये है RMS वैल्यू। इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं।
पीक को √2 से डिवाइड कर दोगे आरएमएस आ जाएगा, पीक को √2 से डिवाइड कर दोगे आरएमएस आ जाएगा, या यूं समझ लीजिए इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो 1/√2 की भी वैल्यू मैं आपको दे सकता हूं। 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707 इनटू में I0, तो ये भी एक IRMS का फॉर्मूला बन गया। आप बोल रहे हो सर टॉपिक तो मैंने कर लिया, डेरिवेशन तो मैंने कर लिए, बट अभी तक मुझे फील नहीं आई जैसी आपके लेक्चर्स में आ जाती है। मुझे अभी तक वो महसूस, वो विजुअलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा कि आरएमएस करंट है क्या। अब समझाऊंगा मैं आरएमएस। यदि आपको पहला पूरा पोर्शन थोड़ा भी टाइट रहा है समझने में, तो यहां तक का टाइम ना आप नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आरएमएस किसी को वन शॉट में समझना है तो इस टाइम पर आकर समझ ले। बच्चों आरएमएस मैंने बोला था कि ये ना डीसी करंट के बराबर है। मान के चलिए, समझना जरा, मेरे पास कोई एक एसी है जिसका पीक 10 एम्पियर जाता है, मेरे पास कोई एसी है जिसका पीक 10 एम्पियर पर जाता है, उसकी आरएमएस वैल्यू बताइए पहले तो। 0.707 इंटू 10 कितना बनेगा? 7.07। ये क्या हो गई उसकी आरएमएस वैल्यू। यानी बच्चों ये आरएमएस वैल्यू डीसी के बराबर है, अर्थात एक ऐसा करंट जिसका पीक 10 तक जाता हो वो 7.07 डीसी के बराबर होता है। एक ऐसा एसी करंट जिसका पीक 10 एम्पीयर तक जाता हो वो 7.07 डीसी के बराबर होता है। यानी कि डीसी जो 7 के लेवल पर सदा बरकरार रहता है उसी के बिल्कुल बराबर है ये एसी जिसका पीक 10 तक जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग। और कोई एग्जांपल लेके देख लो। मान के चलो मेरे पास 100 एम्पीयर का करंट है, 100 एम्पीयर का पीक है, पीक उसका जो आरएमएस वैल्यू वो 70.07 है। यानी कि 100 एम्पीयर का पीक वाला एसी 70 डीसी के बराबर होता है। आपके घर में जो वोल्टेज आती है बच्चों वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बताई गई है। आपने सोच के देखा कि ये 220 वोल्ट क्या है? जब एसी बदलता रहता है तो 220 फिक्स कैसे लिख दोगे आप? तो ये एक्चुअली 220 उस एसी की आरएमएस वैल्यू है। अर्थात 220 एसी की जगह 220 डीसी भी आ जाएगा तो सेम काम होगा, क्योंकि 220 क्या है? उस एसी की आरएमएस वैल्यू है। तो दरअसल तो आपके घर पर जो भी वोल्टेज आ रही है ना उसका पीक कुछ और है, वो 220 तक नहीं रहती है केवल। यदि देखो, यदि आपके पास ये आरएमएस दी हुई है, ये क्या दी हुई है? आरएमएस दी हुई है। और आपको पता है कि आरएमएस क्या होता है? E0/√2 होता है। यानी कि आप क्या कर लीजिए कि E0 की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, √2 की इससे मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास जो E0 आएगा ना लगभग मैं रफ आइडिया दे रहा हूं 310 आएगा। यानी कि आपके घर पे जो 220 की वोल्टेज बताई जा रही है ना वो किसी मोमेंट पर 310 भी पहुंचती है। दोस्तों आपके घर पर जो 220 वोल्ट आ रही है वो किसी मोमेंट पर 310 भी पहुंचती है, क्योंकि उसका पीक 310 तक घूम के आता है। 220 तो केवल उसका आरएमएस बताया गया है जो डीसी के बराबर होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई तो 1.5 मिनट पीछे घूम के फिर से समझ लेना। मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस वीडियो को मैं गोली की रफ्तार से नहीं लेके जा रहा हूं, बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही बेसिक्स के साथ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि एसी एक नई चीज़ है आपकी दुनिया में और मैं चाहता हूं कि इसकी जो बिल्डिंग हम लोग बनाने वाले हैं उसका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसलिए मैं जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है उनकी मैं एक समरी टाइप आपके सामने दे रहा हूं कि सबसे पहले मैंने आपको एक आई की इक्वेशन बना के दी है विच इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। फिर उसके बाद मैंने आपको मीन वैल्यू निकलवाई है कंप्लीट साइकिल पर, जब आपने निकाली है कंप्लीट साइकिल पर जब आपने निकाली है तो 0 आई है। फिर मैंने मीन वैल्यू निकलवाई है हाफ साइकिल पर, आपकी हाफ साइकिल पर जो आपकी निकली है वो 2/π I0 निकली है। और फिर मैंने निकलवाई है आपकी IRMS जो कि I0/√2 निकली है। IRMS को I इफेक्टिव भी बोलते हैं आप और I मीन को I एवरेज भी बोलते हैं आप। यहां पर I0 पीक वैल्यू है मेरी और I जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इस पर बहुत आसानी से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिल जाता है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। होपफुली हमने न्यूमेरिकल की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई सीरीज स्टार्ट करी तो उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूं आपको, मैंने दे दिया ये 310 साइन 314 पाई टी ऐसे करके 314 टी ऐसे करके मैंने दे दिया, बोल दिया इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, इसकी पीक वैल्यू निकालो, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो। तो तुम्हें यहाँ से दिखाई देना है ये कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। तो E0 क्या हो गया? 310 हो गया, बात खत्म हो गई। जब आरएमएस निकालना होगा तो क्या कर दोगे? 310 को √2 से डिवाइड कर दोगे।
जब मीन निकालना होगा तो क्या करोगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो क्या करोगे, ये ओमेगा है यानी कि 314 है, ये 2πf इज इक्वल टू 314, ये 3.14 इंटू एफ इज इक्वल टू 314, देखो डिवाइड करोगे 100 बनेगा, डिवाइड करोगे 50 बनेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई 50। बोल देगा 0.5 सेकंड पर मुझे वैल्यू दो इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो यहाँ पर 0.5 डाल देना आप, मल्टीप्लाई करके साइन की वैल्यू निकाल के खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें प्यारे से। आइए आज डे 23 के लास्ट टॉपिक की तरफ चल लेते हैं, फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। फेजर एंड फेजर डायग्राम बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन अगेन ये भी उस बुलंद इमारत का बेस होगा जो एसी की आप तैयार करने वाले हैं। देखो दरअसल बच्चों एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है वो हमें पता है टाइम के साथ वेरी करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने वोल्टेज बनाई या आपको करंट बना के दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ ही जीरो हों, साथ साथ ही पीक पर जाएं, साथ साथ ही अपनी साइकिल कंप्लीट करें। यानी कि इनमें डिफरेंस हो सकता है एंगल का, फेज का। हो सकता है कि जब ईएमएफ जीरो हो तो करंट मैक्सिमम हो और करंट कुछ ऐसे बन रहा हो, या हो सकता है कि जब ईएमएफ जीरो है करंट मिनिमम हो, करंट यहां से स्टार्ट हो और करंट कुछ ऐसे चल रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि वोल्टेज और करंट साथ साथ पीक और ट्रफ पर नहीं जाएंगे, तो इस कर्व से उनको स्टडी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बेटर रास्ता हम लोग अपनाते हैं जिससे हम लोग स्टडी कर सके कौन आगे है कौन पीछे है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा। इसी के लिए यह टेक्निक डेवलप करी गई, फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर यहां पर क्या है, यदि फेजर की डेफिनेशन मुझे बनानी हो तो फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। राइट करिएंगे मेरे साथ, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द साइनोसोडियल वेरिंग ईएमएफ और करंट। मैं डायरेक्ट लिखता हूं विच रिप्रेजेंट्स वेरिंग ईएमएफ और करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट के वेरिएशन को दिखाने के लिए हमने एक रोटेटिंग वेक्टर का इस्तेमाल किया है। फिर जैसे मान के चलिए ये E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है ना, तो इसी को मुझे क्या करना है, फेजर से दिखाना है। तो पहले मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार हुई, फिर मैंने क्या करा, मैंने लिया एक रोटेटिंग वेक्टर। देखो ये वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है, ये एक्चुअल में इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोले दादा कैसे, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ होती है इसकी पीक वैल्यू ई नोट, राइट। इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बिल्कुल इक्वल होती है ईएमएफ के या वोल्टेज के या करंट के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर। और यदि आप एंगल की बात करते हैं तो देखिए ये जो एंगल है टी टाइम में मान के चलो ये यहां से यहां आ गया हो ओमेगा स्पीड के साथ, तो एंगल सबटेंड होगा ओमेगा टी, बखूबी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और यदि मैं चाहता हूं कि मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी यहीं से निकले, तो देखो आप इसको क्या कर दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि इसका एक प्रोजेक्शन निकाल लीजिए। तो आप देखो ये हाइपोटेन्यूज है ई नॉट, ये एंगल है ओमेगा टी, तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, एज यू नो साइन थीटा इज इक्वल होता है पी बाई एच, तो पी इज इक्वल हो जाएगा एच साइन थीटा, एच है ई नॉट, साइन थीटा है ओमेगा टी। बोलिए जरा, ये तैयार हो गया आपका। यानी कि इस डायग्राम में length of the phasor is the peak value, projection of the phasor is the instantaneous value, and the angle subtended is the argument here, and the angular velocity is equal to the angular frequency of the EMF. अब if I say कि मेरे पास करंट है और करंट मान लो इससे आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, तो अर्थात मैं कह सकता हूं कि ओमेगा टी में कुछ और एंगल भी एक्स्ट्रा है, कितना मान के चलो थीटा एंगल एक्स्ट्रा है। तो मैं यहां उसको दिखाना चाहूंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा ई से मान के चलो ये आई जो है वो मेरा थीटा एंगल आगे है। देखो कितनी आसानी से दिखाई दे रहा है। वहीं पर जब ये बनाने जाऊंगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करना, लेकिन यहां देखो कितना आसान है, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है ई पीछे है और आई आगे है। आई पीछे भी होता तो भी इसमें ऐसे दिख जाता, तो ईजी हो जाती है मेरी स्टडी। तो फेजर्स की हेल्प से जो हम लोग ये डायग्राम तैयार करते हैं इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। ना इसकी डेफिनेशन आएगी पेपर में, ना इसके डायग्राम बनाने को आएंगे, जस्ट सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। हो सकता है कि यहां से आपको ये इतना अच्छा क्लियर ना हो जितना अच्छा एसी सर्किट्स को पढ़ते टाइम क्लियर होगा।
तो देर किस बात की है। आज की वीडियो को एंड करते हैं और एक्साइटमेंट के साथ जुड़ जाते हैं इंतजार में डे 24 की वीडियो में, जहां हमें एसी सर्किट सीखने को मिलेंगे और फेजर डायग्राम का असली एप्लीकेशन मिलेगा। तब तक के लिए मैं मनीष त्यागी आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।